अ वेरी वार्म वेलकम। आज हम करने वाले हैं द हिंदू एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम ना कि सिर्फ आर्टिकल्स कवर करेंगे बट इम्पोर्टेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स और फैक्ट्स उन्हें भी हम कवर करते चलेंगे। बिकॉज यूपीएससी के एस्पिरेंट को सिर्फ आर्टिकल्स की ही नॉलेज ना हो बट रिलेटेड एस्पेक्ट्स का ज़्यादातर, जो कि यूपीएससी का डायनेमिज्म फॉलो कर रहा है आजकल ट्रेंड, उसको कवर करते हुए चलें। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, प्रिसाइज और परफेक्ट नॉलेज दी जाए। सो लेट्स कंटिन्यू। आज का हमारा पहला आर्टिकल है इंडिया चाइना टू रिज्यूम डायरेक्ट फ्लाइट्स इशू वीजाज। ओके। सो हमारी जो वीज़ा थे, इन्होंने आपस में दोनों देशों ने बंद कर रखे थे। उनका दोबारा से अभी कंटिन्यूंस आ गया है। ठीक है। दे हैव रिज्यूम्ड डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन द टू कंट्रीज। और यही नहीं हुआ है, इनफैक्ट बोथ नेशंस विल नेगोशिएट ऑन अपडेटेड फ्रेमवर्क फॉर दिस। ठीक है, एक फ्रेमवर्क के थ्रू इसको जो है ये अपडेट करने वाले। वीजा रेगुलेशन जो है, दे आर ऑनगोइंग अबाउट ईजिंग वीजा रेगुलेशंस। ठीक है। अब जो वीजा रेगुलेशंस है उनमें थोड़ा सा नरमी बरती जाएगी। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है, दोनों ही देशों ने इसको दोबारा से रिज्यूम करने की बात की है। ठीक है। और ये इस साल समर में शुरू कर दी जाएगी। बायलेटरल एंगेजमेंट की अगर बात की जाए, इससे क्या होगा, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री एंड चाइनीज वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन विदोंग, इन दोनों ने बायलेटरल रिलेशनशिप्स को रिव्यू किया और उन्होंने डिस्कस की है कुछ बातों पे, जैसे कि पीपल सेंट्रिक स्टेप्स जो हैं, ताकि दोनों देशों के बीच में स्टेबलाइज किया जा सके और दोबारा से टाइज जो हैं एक दूसरे के, डिप्लोमेटिक टाइज या फिर हमारे इकोनॉमिक टाइज जो है उन्हें दोबारा से मजबूत किया जा सके। एक कोऑपरेशन ऑन ट्रांस बॉर्डर रिवर्स। ठीक है, इस पर कोऑपरेशन की बात की गई है। दोनों साइड्स ने बोला है कि एक वो मीटिंग करने वाले हैं, जिससे वो दोनों ही क्या करेंगे, प्रोविजंस जो है लाएंगे, हाइड्रोलॉजिकल डेटा परटेनिंग टू द ट्रांस बॉर्डर रिवर्स। ठीक है। सो दोनों ही देशों में, जैसे कि इंडिया, ठीक है, और ये चाइना, ठीक है, ये दोनों ही देश इन द एंड लैंड लॉक्ड है। यहाँ पर हमारे पास यांगजे रिवर है ना, या फिर हमारे इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। ठीक है। इन दोनों ही देशों को जरूरत है कि अपनी जो ट्रांस बॉर्डर रिवर्स हैं उन पर एक मिल करके एक सामंजस्य बिठाएं, ताकि उसकी वाटर शेयरिंग के इश्यूज जो है हम सही कर सकें। क्योंकि हमें पता है अभी चाइना यहाँ पर यांगजे रिवर पे क्या करने वाला है, अपने अपर रीचेज में एक डैम बनाने वाला है। ठीक है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा डैम होने वाला है और सबसे बड़ा डैम होने वाला है। मेजर्स विल बी टेकन टू प्रमोट फैसिलिटेट पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। ठीक है। जैसे दोनों देशों के अभी हालात ये हैं कि हमें चाइनीज लोग पसंद नहीं आते, चाइनीज को इंडियन लोग पसंद नहीं आते, बिकॉज दोनों को ही लगता है कहीं ना कहीं वो हम एक दूसरे के विपरीत जो है दिशाओं में जा रहे हैं, या एक दूसरे की जो संप्रभुता है या फिर हमारी जो जिसे हम बोलते हैं इंटेग्रिटी है, उस पर हम कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं। इसीलिए एक कंटेंशन बना हुआ था। अभी हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक और ट्रेड जो है, दोनों ही कंसर्न जो है हमारे हैं, ठीक है, उन पर डिस्कशन किया जाए, ताकि वो प्रमोट किया जाए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी जो है उस पर भी एक जो है नज़र बिठाई जा सके। ओके। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है उत्तराखंड अडॉप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड देश देश में दोस्तों लागू हो चुका है ना। और लॉन्च डेट इसकी है 27 जनवरी 2025 और पहला प्रदेश बना है उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड हैज ऑफिशियली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। ठीक है। यूसीसी की एम क्या है, वेरियस रिलीजन्स कवरिंग एस्पेक्ट्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, लिव इन रिलेशनशिप्स। खासकर लिव इन रिलेशनशिप का वर्ड जो है अभी तक नहीं सोचा था लोगों ने, जिसको इन्होंने कवर किया है। एक लीगल रिफॉर्म भी यहाँ पर लाए गए हैं, जैसे कि अब मेन की जो एज है 21 कर दी गई है फॉर मैरिज और वुमेन की 18 ही है। ठीक है। ताकि, और इसके अलावा एक चीज और बोले, इन्होंने बोला कि हम अबोलिश करते हैं पोलीगामी को और चाइल्ड मैरिज को, और इक्वल राइट्स फॉर बोथ जेंडर्स इन इनहेरिटेंस लॉज, या मतलब कि लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को बराबर हक है अगर बात की जाए पिता की या फिर पैतृक संपत्ति के विभाजन की। ठीक है। प्रोटेक्शन किया जाएगा लिव इन रिलेशनशिप्स का। कैसे, देखिए, अब इन्होंने बोल दिया कि अगर आप एक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। और इन्होंने एक चीज और बोली है कि अगर ऐसी परिस्थिति में आपको कोई बच्चा हो जाता है, ठीक है, उस परिस्थिति में अगर कोई दो व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, उस बच्चे को जो है अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है।
फ्रॉम दीज यूनियंस। एक्सक्लूजन इन्होंने यहाँ पर दिया है, मगर किसे? शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इन्होंने एक्सक्लूड किया है इस यूसीसी की प्रोविजन से, बिकॉज उन्होंने बोला कि ये इट इज टू प्रोटेक्ट देयर यूनिक कल्चरल राइट्स, क्योंकि उनके अपने कल्चर के अलग अलग राइट्स हैं। ठीक है, सो वहां पर उन्हें प्रोटेक्ट किया है। एक इससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी और इक्वालिटी पूरे ही स्टेट में आ गई है। यूसीसी एम्स टू इंश्योर इक्वल सिविल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग वुमन ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो सभी धर्मों की, चाहे औरतें हों या फिर कोई भी सिटीजन हो, सबको समानता जो है दी जाएगी इस रूल के द्वारा। अच्छा, क्या इंडिया में यूसीसी की कोई और भी हिस्ट्री है? हाँ। सो गोवा 1961 में जब गोवा इंडिया के साथ जुड़ा, तो उस समय भी पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867 के तहत वहां पर यूसीसी लागू था, जिसमें मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्शन एंड अप्लाइज टू ऑल रेसिडेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, उन्होंने ये बोला था। और इसमें एक बात ये भी है कि गोवन सिविल कोड, इन्होंने बोला कि हमारे पास एक जॉइंट ओनरशिप का जो है एसेट, हमारा कोई भी एसेट है वो जॉइंट ओनरशिप उसको मिल सकती है मैरिड कपल्स के बीच में। और वहां पर इक्वल इनहेरिटेंस राइट जो है मैन एंड वुमेन को ऑलरेडी दिए गए थे। उत्तराखंड ने भी वही उसको जो है फॉलो किया है, इनफैक्ट थोड़ा सा और एडवांस किया है, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप जैसे मैटर्स, है ना। एक साइमल्टेनियस पोल प्लान डायरेक्टली लिंक्ड टू फ्यूचर ऑफ इंडियाज यूथ हैज बीन सेट बाय पीएम। ठीक है, सो क्या है इसके ऊपर? सो प्रिमाइस ऑफ ONOE, मतलब कि वन नेशन वन इलेक्शंस का क्या प्रिमाइस बैठा है, वो ये है कि इट इज टू सिंक्रोनाइज द शेड्यूलिंग ऑफ इलेक्शंस। पहले देश में शुरुआती कुछ इलेक्शंस जो थे सिंक्रोनाइज होकर हुए थे, फिर बाद में जो है इनमें तब्दीली आई, खासकर इमरजेंसी के बाद से। ठीक है, वरना देश में एक ही इलेक्शन हुआ करते थे। सो इन्वॉल्व्स होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस इन द कंट्री साइमल्टेनियसली व्हिच वाज द प्रैक्टिस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 decades पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसका पर्पस और बेनिफिट क्या होने वाला है? एक तो रिसोर्स एफिशिएंसी और रिड्यूस कॉस्ट हो जाएगी, एक ही दिन में सारा काम हो जाएगा। सो डेफिनेटली रिसोर्स एक ही बार हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा और कुछ कम समय के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। अन्यथा जब साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर होते हैं, मान लीजिए हमारे पास निकाय इलेक्शन बाद में हो रहे हैं, नगर निकाय इलेक्शंस, ठीक है, नगर निगम और अ, हमारी जो लोअर बॉडीज होती हैं, और जो हमारी एमपी के हमारे जो इलेक्शन है वो अलग होते हैं। सो वहां पर कहीं ना कहीं हमारे जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनैलिटी है वो कहीं ना कहीं बिजी हो जाती है बहुत समय तक, और उससे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये स्टेप लिया जाने वाला है। और गवर्नेंस की एक स्टेबिलिटी हो जाएगी उससे। एक ही बार इलेक्शन हुआ, उससे हमें पूरा क्लियर हो गया कि ठीक है, अब देश का रुझान कहाँ पर है, और देश अगले 5 साल के लिए एक ही जगह पर टिकने वाला है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इससे हो जाएगी, जैसे कि हमने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव लोड सिंप्लीफाई वोटर रोल अपडेट्स, है ना, रिड्यूस द नीड फॉर इलेक्टोरल लॉजिस्टिक्स। बार बार जो है दिक्कतें नहीं आएंगी। पब्लिक पार्टिसिपेशन की अगर बात की जाए, तो एक ही बार जो है हायर पार्टिसिपेशन हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ही बार सब कुछ होना है, बार तो दोबारा दोबारा तो आना नहीं, फिर अगले 5 साल आएंगे। सो उनका जो है एक सीरियसनेस टुवर्ड्स द सिटीजन एंगेजमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल, है ना। चैलेंज लेकिन इसमें है कैसे? यहाँ पर एक लॉजिस्टिकल और कोऑर्डिनेशन चैलेंज है, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर इलेक्शन होगा। एक हमारे जैसा देश जिसमें 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, तो एक ही दिन में सभी इलेक्शंस कराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसके लिए चाहिए होगा, जैसे कि ONOE। ठीक है, यहाँ पर एक करंट प्रोविजन जो है अराउंड इलेक्शंस, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज चाहिए। पॉलिटिकल विल की अगर बात की जाए, तो गेटिंग कंसेंसस फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज गिवन वेरिड ईयर राउंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज प्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट बैरियर। मतलब कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का इसके ऊपर व्यू कंड्यूसिव नहीं है, सब के सब इसके हित में नहीं है। सो जैसे अभी के समय पे अगर बात की जाए, सो अपोजिशन पार्टीज, खासकर जैसे कि कांग्रेस वगैरह पार्टीज जो है, ये इसको सपोर्ट नहीं कर रही, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो है हित में ना निकले इसके रिजल्ट। हालांकि जो ऑनगोइंग गवर्नमेंट है या फिर श्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, वो इसके हित में है। करिकुलम चेंजेस, ठीक है, अगर बात की जाए तो इम्पैक्ट इससे यूपीएससी एस्पिरेंट पर क्या होने वाला है? सो वो यही है कि करिकुलम अपडेट्स जो हैं पॉलिटी और गवर्नेंस के, वो बदल जाएंगे। रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स का, वो भी अडेप्ट करना पड़ेगा मैसिव यूनिफाइड इलेक्ट्रो लॉजिस्टिक्स के एरिया में। ठीक है, एड्रेस करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को, किसी भी एक आईएएस ऑफिसर अगर आप भविष्य में बनते हैं तो। पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन में भी एक बहुत ज़्यादा जरूरी यहाँ पर होगी कि एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए होगी ऐसी गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, हाईलाइटिंग अ शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन द गवर्नेंस कंटिन्यूटी। ठीक है,
ओके, अभी तमिलनाडु में इन्होंने सैमसंग वर्कर्स को एक यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए जो है अप्रूव कर दिया है। ठीक है। सो पहले बात करते हैं इंडिया में वर्कर्स के यूनियन की क्या स्थिति है। ठीक है। सो एक रेलेवेंस एक्ट हमारे पास है, वो है ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926, जिसके द्वारा हमारे देश में सभी यूनियंस जो है रजिस्टर होती हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज सी या सब क्लोज सी हमारे पास ऑलरेडी है, जो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स ऑल सिटीजन्स द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। यूनियन रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है, वो क्या है? फॉर अ ट्रेड यूनियन टू बी रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट एटलीस्ट 7 मेंबर्स मस्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। सो ये प्री के लिए, यूपीएससी प्री 2025 के लिए आप जरूर ध्यान दीजिए कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है आपके पास। आप ट्रेड यूनियन एक्ट के द्वारा करा सकते हैं कोई भी ट्रेड यूनियन रजिस्टर, मगर आपके पास कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए उस रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन प्रोसेस दिस एप्लीकेशन। सो इस एप्लीकेशन को कौन प्रोसेस करता है? रजिस्ट्रार। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन विच ऑफर सर्टेन इम्यूनिटीज एंड बेनिफिट्स। ठीक है, कुछ इम्यूनिटीज और बेनिफिट्स आपको एक आपकी जो ये यूनियन है इसको मिल जाता है इससे। ठीक है, जैसे कि इट ऑल्सो प्लेज पिवटल रोल इन इंश्योरिंग वर्कर्स राइट्स। खासकर क्या काम है इसका? वर्कर्स के जो अधिकार हैं वो उनका हनन ना हो, और कलेक्टिव बार्गेनिंग, या फिर सरकार से अगर वो कुछ चाहते हैं सो वो एक साथ यूनियन में मिल करके अपनी डिमांड उनके सामने रख सकें। सो सैमसंग का इनिशिएटिव इसमें यही रहा है कि उन्होंने जो है मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च और डेवलपमेंट लैब में उन्होंने जो है 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, 5 R&D सेंटर्स एंड डिजाइन इन द इंडिया, ये उनकी आज के समय पे पोजीशन इंडिया में। मगर उन्होंने मेक इन इंडिया को भी सपोर्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल इंडिया को जो है सपोर्ट किया है, सीएसआर प्रोग्राम्स में वो रोल लेते आए हैं, जैसे कि फ्लैगशिप प्रोग्राम सोल्व फॉर टुमारो और सैमसंग इनोवेशन कैंपस। ये चीजें उन्होंने यहाँ पर इंडिया में की है। रिकॉग्निशन ऑफ यूनियंस। सो ये जो रिसेंट उनका इनिशिएटिव है वो क्या है? सैमसंग इंडिया रिकॉग्नाइज्ड द सैमसंग इंडियन वर्कर्स यूनियन, सिवू। सो ये सिवू आपको याद रखना है। ठीक है। सो उन्होंने सीवू को रजिस्टर करा लिया है अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, है ना? सेम एक ही एक्ट है हमारे इंडिया में। कौन सा है? ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमने देख लिए, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी, है ना? ये हमें याद रखने हैं। ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है इंडोनेशियन नेवल डेलीगेशन विजिट्स ब्रह्मोस ऑफिस इन दिल्ली अप्राइज्ड ऑफ वेपन सिस्टम, है ना? सो इंडोनेशियन डेलीगेशन जो है हमारे पास आए थे इस बार, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस को जो है विजिट किया, और इन्होंने बायलैटरल इंटरेक्शन बढ़ाया है। जैसे कि एडमिरल अली हैड डिस्कशंस विद द इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी टू डीपन मैरीटाइम कोऑपरेशन, है ना? तो इंडिया इंडोनेशिया जो है अभी किस चीज की कोशिश कर रहे हैं? मैरीटाइम कोऑपरेशन की, स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन द टू क्रूशियल मैरीटाइम नेबर्स, है ना? सो अगर हम बात करें पूरे साउथ एशिया की, है ना? सो ये है इंडिया, और जैसे ये खत्म होता है ये आता है इंडोनेशिया। ठीक है। सो ये इंडोनेशिया का पार्ट है, और यहाँ पर हमारे अंडमान निकोबार। सो ये पूरा रीजन हमारे पास अगर बात की जाए, तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, है ना? और हमारे पास यहाँ पर साउथ अमेरिका। ये हो गया हमारा क्या? पैसिफिक रीजन। सो पैसिफिक रीजन में हमारे पास, और ये इंडियन ओशियन रीजन में, इंडियन ओशियन रीजन, और ये क्या है हमारा? पैसिफिक ओशियन रीजन, है ना? पैसिफिक रीजन। ये दोनों के बीच में एक चैनल है। ठीक है। दोनों ही जगह के बीच में एक चैनल है हमारे लिए। ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया हमारा। ठीक है। सो ये स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइना की भी अगर बात की जाए सो वो इस रूट से आ सकते हैं, है ना? सो हमारे लिए इंडोनेशिया के साथ जो हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसे बढ़ाने की जरूरत है। सो वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की अगर बात करें, सो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम टॉक्स इंक्लूडेड ऑनगोइंग नेगोशिएशन ऑफ अ $450 million डील फॉर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम। सो इंडोनेशिया इंटरेस्टेड है हमारी मिसाइल्स में। ठीक है। और ये सेकंड एक्सपोर्ट मार्केट है हमारे लिए ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का, आफ्टर द फिलीपींस। सो फिलीपीन के बाद दूसरा देश कौन बना है? फिलीपीन कहाँ पर है? अगेन फिलीपींस हमारा इसी रीजन में। ठीक है।
बिल्कुल इंडोनेशिया के ऊपर। स्ट्रेटेजिक डिस्कशन की अगर बात करें तो दोनों ही एडमिरल अली और जयतीर्थ आर1 ने जोशी, CEO and MD of BrahMos, and other senior officials to exchange ideas on enhancing bilateral cooperation in defense and strategy. So डिफेंस स्ट्रेटजी में ये आपस के जो है बायलेटरल कोऑपरेशन को सुधारना चाहते हैं और उसमें बढ़ावा करना चाहते हैं। ठीक है। नेवल एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करी जाए तो उन्होंने बोला है कि इंडियन ओशन रीजन IFC इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, ठीक है, IOR, इसको इन्होंने एडमिरल अली ने विजिट किया है। द वेपन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट वैसी, इसको भी यहाँ पर इन्होंने डिस्कशंस में रखा। ठीक है। और उन्होंने बोला कि हमें मैरीटाइम और शेयर्ड मैरीटाइम चैलेंजेस को जो है साथ में मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए। ठीक है। ये दर्शाता है कि हमारी कैसे ग्रोइंग डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जो है इंडिया इंडोनेशिया के चल रहे हैं। ठीक है। Online news publishers join copyright suit in HC against OpenAI maker of the Chat GPT। ठीक है। So एक several digital news publishers in India have joined a copyright suit against OpenAI, the maker of ChatGPT-1. This legal action was initiated by Asian News International (ANI) and has garnered support from the Digital News Publishers Association (DNPA). सो ANI ने जो है ये इनिशिएटिव लिया था और इसको जो है DNPA ने सपोर्ट किया है। और क्या है ये मुद्दा सारा? ओपन एआई क्या करता है, कॉपीराइटेड मटेरियल्स को अपने एआई मॉड्यूल्स में जो है इंक्लूड कर लेता है। और चैट जीपीटी जो हम आजकल कई सारे जैसे को पायलट आपने माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है ना, हम कुछ भी सर्च करते हैं, हम आर्टिकल सर्च करते हैं, हमारे पास डेटा आ जाता है। सो ये बोल रहे हैं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के खिलाफ है। ठीक है, बिकॉज ये अनऑथराइज डेटा है, अनफ्रिंज करता है हमारे आईपीआर को। कंसर्न्स जो है यहाँ पर रेज किए गए थे, पब्लिशर्स ने बोला है कि हम ये तो अनलॉफुल यूज किया जा रहा है हमारे कॉपीराइटेड कंटेंट का। ठीक है, इससे क्या थ्रेटन हो रहा है? इससे हमारी इकोनॉमिक वायबिलिटी थ्रेटन हो रही है, हमारी क्रिएटिविटी जो है वो थ्रेटन हो रही है। एआई और कॉपीराइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देर इज अ ब्रॉडर कंसर्न अबाउट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बीइंग ट्रेन्ड ऑन डेटा स्क्रैप्ड फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट प्रॉपर एग्रीमेंट्स और कंपनसेशन ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर। देखिए, जब हम सर्च करते हैं सो वी गेट रिफाइंड डेटा। अगर हमारे पास रिफाइंड डेटा ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा सिर्फ को पायलट से, तो हम क्यों जाएंगे किसी वेबसाइट में, हम क्यों जाएंगे किसी न्यूज़पेपर के पास, है ना? सो ऐसे में एएनआई जैसे न्यूज़ चैनल ने जो है ये कंप्लेंट की थी। और ओपन एआई में यही दिक्कत है कि वो इजीली अपने मॉडल्स में इन डेटा को इंक्लूड कर ले रहे हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हो जा रहे हैं उनके लिए। सो ओपन एआई डिफेंस क्या है इसमें? ओपन एआई ने बोला है कि हमारा जो एआई मॉडल है वो पब्लिकली अवेलेबल डेटा ही जो है यूज करते हैं इन अ मैनर प्रोटेक्टेड बाय फेयर यूज एंड रिलेटेड प्रिंसिपल्स। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम ऐसा कोई भी डेटा यूज नहीं करते जो आपने पब्लिक के लिए ना दे रखा हो। सो कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है अब इसमें द दिल्ली हाई कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड सेवरल सिग्निफिकेंट लीगल क्वेश्चंस अराइजिंग फ्रॉम दिस केस which could have far-reaching implications for IPR and the digital news industry in India। ठीक है, सो दिल्ली हाई कोर्ट जो है यहाँ पर अभी कुछ ना कुछ संज्ञान ले सकती है। सो दिस केस exemplifies ongoing global tension between AI developers, content creators over copyrighted issues and the ethical use of digital information। जैसे आज के टाइम पर हर दूसरे घर में एक एक कंटेंट क्रिएटर आ रहा है और उनको फ्रीली जो डेटा है वो को पायलट जैसे चैट जीपीटी हमारे पास जो है जनरेट करके दे रहे हैं, ओपन एआई हमें करके दे रहे हैं। सो यहाँ पर जो है हमारे आईपीआर दिक्कत में आ जाते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है एक्सपर्ट पैनल क्लियर्स प्लान टू रीबिल्ड वॉश्ड अवे तीस्ता डैम इन सिक्किम। सो तीस्ता रिवर पर जो डैम था वो बह गया था अक्टूबर 2023 में। ठीक है, और ये कब गया था? जब वहां पर ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हो गया था, GLO। ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाए तो नया जो डैम है उसका डिजाइन कुछ इस तरह से रखेंगे कि वो 118 मीटर हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा। ठीक है, और वो पहला जो डैम था कैसा था? वो ओल्ड कंक्रीट रॉकफिल डैम हुआ करता था। अब इसके यहाँ पर क्या कर दिया जा रहा है, उसको रिप्लेस करके 118.64 मीटर हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम। ठीक है, A concrete gravity dam is chosen for its strength even though it's more expensive। तो भले ही एक्सपेंसिव हो मगर ये अपनी स्ट्रेंथ के लिए चूज किया है इन्होंने। इंक्रीज स्पिलवे कैपेसिटी होगी इसकी, जैसे कि द न्यू डिजाइन इंक्लूड्स एन अपग्रेडेड स्पिलवे कैपेसिटी ऑफ 19,946 क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड। सो एक सेकंड में इतना पानी ये छोड़ सकेगा। ठीक है,
एबल टू हैंडल थ्राइस द पीक फ्लो ऑफ प्रीवियस डैम, ठीक है, और ये पिछले डैम से 3 गुना ज्यादा जो है पीक फ्लो कर पाएगा या फिर पानी जो है इजेक्ट कर पाएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम की भी यहाँ पर कुछ बात की है, जैसे कि एक अर्ली कॉम्प्रिहेंसिव अर्ली वार्निंग सिस्टम विल बी इंस्टॉल्ड टू अलर्ट एंड एनेबल टाइमली एक्शन ड्यूरिंग पोटेंशियल फ्लड इवेंट्स, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर यही एक रिवर्स पर यही एक कंसर्न बन जाता है, बिकॉज वहां से हैवी आउटवॉश होकर के पानी आता है, ठीक है। सो उन्हें एक ही वक्त में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी की अगर बात की जाए तो डैम्स कंस्ट्रक्शन इज कंसिडर्ड viable. Most of the power equipment remains intact and can be restored to operational condition within about a year, ठीक है। सो एक साल के अंदर ही उन सभी जो ऑलरेडी पहले वहां पर जो उपकरण थे उन्हें यूज किया जा सकता है, ऐसी यहाँ पे बात की जा रही है। एडिशनल मेजर्स की अगर बात की जाए तो besides redesigning the dam, other measures like shifting the dam control room to a higher elevation are planned to improve the safety and resilience of the dam staff, ठीक है। सो डैम के जो स्टाफ होता है उन्हें भी कोई खतरा ना हो, सो इसीलिए डैम की जो ऑफिस होगी, कंट्रोलिंग ऑफिस होगी, उसे पहले से ज्यादा ऊंची हाइट पर रखा जाएगा। और इसी सबसे क्या होगा, एक पोटेंशियल नेचुरल डिजास्टर से रिस्पॉन्स देने की बात हो या फिर उससे ओवरऑल सेफ्टी की बात हो, यहाँ पर ये इंश्योर की जाएंगी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर्स को एक स्पॉट किया इन्होंने फेरोशियस विंड्स ऑन एलियन प्लैनेट, नाम है वॉस्प 127b, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 520 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ एंड इट इज अ जुपिटर टाइप गैस जायंट, ठीक है। सो बिल्कुल जैसे हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर गैस जायंट है, इसी तरह से ये भी एक गैस जायंट है। एक्सट्रीम विंड्स यहाँ पर जो है पाई गई हैं, जो कि 33,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। मतलब हमारे यहाँ पर अगर 180 स्पीड से चलती हैं तो वो साइक्लोनिक विंड्स होती हैं, और ये 33,000 पर आवर की हैं जो है किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। समझिए कितना ज्यादा होगा, द फास्टेस्ट एवर रिकॉर्डेड ऑन एनी नॉन प्लैनेट, इसीलिए ये जरूरी है वास्प 127 भी। यूपीएससी प्री, यूपीएससी प्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। देखिए आज के वक्त पर कई सारे एक्सप्लेनेशंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बट देयर इज ओनली वन मेजर प्रॉब्लम कि वे सभी आपको एडिटोरियल का जो है कंसर्न लेके चलते हैं, बट दे लूज दिस थिंग कि यूपीएससी प्री इज द मेन फोकस, बिकॉज वो पहला स्टेप है। और जो बात की जाए कि अगर हमारे पास एडिटोरियल की, तो वो तो ऑलरेडी हम कवर करते हैं, तो इसीलिए हम किस तरह से आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके ये कोशिश जो है जारी रखते हैं अपनी। साइज एंड मास, वास्प 127b हैज अ डायमीटर ऑफ 30% लार्जर देन जुपिटर बट ओनली 16% ऑफ इट्स मास। इसका मास कम है मगर डायमीटर ज्यादा है, मेकिंग इट अ नोटेबली पफी प्लैनेट। तो ऑर्बिटल पीरियड इसका कितना है, द प्लैनेट ऑर्बिट्स इट्स होस्ट स्टार एवरी 4.2 अर्थ डेज, ठीक है। सो पूरे 4.25 दिन के अंदर 4.2 डेज में ही ये अपना पूरा ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है। बहुत ही तेज रफ्तार से ये जो है ऑर्बिटिंग कर रहा है अपने सन के अराउंड। विंड पैटर्न की अगर बात की जाए, दीज सुपरसोनिक विंड्स आर ड्रिवन बाय इंटेंस स्टेलर रेडिएशन एंड सर्कल द प्लैनेट्स इक्वेटर, ठीक है। सो इक्वेटर पे जो है बहुत ही तेज गति से ये हवाएं चलती हैं, और कारण क्या है इसका, इंटेंस स्टेलर रेडिएशन, ठीक है। टेम्परेचर वेरिएशंस की बात कीजिए, द प्लैनेट एक्सपीरियंसेस सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इट्स डे एंड नाइट ड्यू टू इट्स क्लोज ऑर्बिट अराउंड द स्टार। वहां पर जो डिफरेंस होने वाला टेम्परेचर वो बहुत बड़ा होगा, बिकॉज वो अपने स्टार के बहुत पास है। सो जहां पर रात है या फिर अदर फेस ऑफ द मून, अदर फेस ऑफ द प्लैनेट है, वहां पर बहुत ही कम टेम्परेचर होगा, और जिस तरफ जो है स्टार की तरफ होगा, स्टार फेसिंग जो फेस है, वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा। It is an exciting discovery that sheds light on the dynamic atmospheric conditions of distant exoplanets, ठीक है। ठीक है, गेटिंग ड्रंक ऑन होम्योपैथी। सो इस चीज का क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब है मिस यूज ऑफ होम्योपैथिक टिंचर्स। सम पीपल मिस यूज एल्कोहलिक टिंचर्स सोल्ड एज होम्योपैथिक रेमेडीज टू अचीव इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। मतलब कि कुछ लोग होम्योपैथिक टिंचर्स को एज अ अल्कोहलिक सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें अल्कोहल कंटेंट कितना होता है, दिस टिंचर्स कंटेन लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ हर्ब्स डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, है ना।
सो हर्ब्स के जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट होते हैं वो अल्कोहल में मिले रहते हैं, सो लोग इसको ही एज अ अल्कोहल बेवरेज जो है यूज कर रहे हैं। हिस्टोरिकल रेगुलेशन की बात की जाए तो हिस्टोरिकल दे हैव बीन एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्वालिटी रेगुलेशन और टैक्सेशन, इन पर कोई टैक्स नहीं होता, लीडिंग टू पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ रिस्क। ठीक है। अफोर्डेबिलिटी की बात की तो सच ड्रिंक्स माइट बी चीपर देन रेगुलर अल्कोहल ड्यू टू लोअर टैक्सेशन रेट्स, मेकिंग देम मोर एक्सेसिबल फॉर मिसयूज। और पब्लिक हेल्थ हजार्ड अगर बात की जाए, द ईज ऑफ एक्सेस, लैक ऑफ रेगुलेशन पोज सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स। यहाँ पर भारी कंसर्न्स बने हुए हैं इसी वजह से, बिकॉज लोगों को लगता है कि दारू अगर हम पियेंगे तो वो तो महंगी पड़ेगी, मगर ये जो हाँ होम्योपैथिक टिंचर है वो सस्ता पड़ रहा है, तो बेहतर है कि होम्योपैथिक टिंचर पी लो, बिकॉज सभी को पता है होम्योपैथिक दवाई से कोई रिस्क नहीं होता है ना। सभी डॉक्टर यही तो बोलते हैं। So, homeopathy for alcoholism. On the flip side, homeopathy can also aid in treating alcoholism by bolstering a person's willpower and easing cravings when used correctly. So, correctly अगर आप इसको यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ लोग होते हैं जो अदर साइड प्ले करना है कोशिश करते हैं, है ना। ठीक है। So next हमारा आर्टिकल है, विल द FY26 रिवर्स द डिक्लाइन इन सोशल सेक्टर स्पेंडिंग। सो हमारी सोशल सेक्टर स्पेंडिंग हो कैसी रही है, जैसे अगर बात करें इस टेबल 2 को अगर आप ध्यान से देखें, तो टेबल 2 में ये जो रेड सिग्नल है इसका मतलब कि स्पेंडिंग कम होती जा रही है। ठीक है। सो जैसे कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में रिलेटिव डेटा कम हुआ है, मनरेग प्रोग्राम में अगेन रिलेटिव डेटा कम हुआ है। ठीक है। डे NRML रूरल लाइवलीहुड मिशन यहाँ पर अच्छा इंप्रूवमेंट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में इंप्रूवमेंट है, बट PM पोषण में डेफिशिएंसी आई, है ना। हायर एजुकेशन में अगर UGC की बात करें, बहुत ज्यादा ग्रांट्स कम हो गए हैं। ठीक है। IITs में ग्रांट्स कम हुए हैं। ठीक है। सॉरी, हाँ कम हो गए हैं। IIM में बहुत कम हो गए हैं ग्रांट्स। सो ये सब कुछ हमें बताता है कि डेटा इज ऑन अ डेफिसिट साइड, जो कि इंप्रूव होना चाहिए वो और कम हो रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा हम आंसर राइटिंग के पर्पज से। सो एक रिस्ट्रक्चर्ड एलोकेशन की जरूरत है, जैसे कि स्पेंडिंग ऑन सोशल सेक्टर्स हैव डिक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। जैसे कि 2023-24 के अगर बजट की बात की तो वहां पर सिग्निफिकेंट कट पाए गए थे, खासकर हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर स्कीम्स में। इससे इम्पैक्ट क्या हुआ कि स्कीम्स पर, जैसे कि मनरेगा जैसी स्कीम हो गई, है ना, NFSA के अंडर में जो आती, तो ये सभी क्या हुए, नोटेबल रिडक्शन यहाँ पर अगर मिलते हैं। तो टोटल एलोकेशन ऑफ सोशल सेक्टर स्कीम was 18% ऑफ एक्सपेंडिचर, द लोवेस्ट सिंस 2009। ये 2009 के बाद सबसे कम एक्सपेंडिचर किया गया सोशल सेक्टर स्कीम जैसे कि मनरेगा और NFSA में, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रायोरिटी की बात की जाए तो गवर्नमेंट हैज बीन प्रायोरिटाइजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच मीन्स लेस बजट इज अवेलेबल फॉर सोशल सेक्टर स्पेंडिंग। जहां हमने देखा ना इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ज्यादा पैसे लगाए हैं सरकार ने पिछले 2 बजट में। सो उसका दूसरा जो दुष्प्रभाव है वो यह है कि सोशल सेक्टर स्कीम्स में पैसा कम जाएगा। पब्लिक का कंसर्न क्या है, पब्लिक ये बोल रही है कि देर इज अ रिड्यूस सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, और इसकी वजह से क्या होगा, रेज कंसर्न अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स, है ना। बिकॉज द फर्स्ट रिसोर्स दैट शुड बी डेवलप्ड is not infrastructure but the human resource, so particularly for health, nutrition and education. So critics argue that it may hinder efforts to improve overall productivity and employment opportunities. These changes reflect a shift in government priorities, focusing more on infrastructure and capital projects while reducing resources for social welfare programs. Because सरकार का ये सोचना है शायद इसमें कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएंगे तो ऑटोमेटिक सोशल स्पेंडिंग हमें करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, सो हमें सोशल सेक्टर स्पेंडिंग जो है करने की जरूरत ही नहीं है। सो यहाँ पर लेकिन दोनों का ही एक तालमेल बना रहना किसी भी देश के लिए, खासकर डेवलपिंग नेशन के लिए जरूरी है। ठीक है। सो ये सवाल है कि डज काउ यूरिन हैव एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज। चलो देखते हैं इसके बारे में। अगर इसकी जिस्ट हम पढ़ें, सो वन पेपर टाइटल्ड पेप्टाइड प्रोफाइलिंग इन काउ यूरिन रिवील्स मॉलिक्यूलर सिग्नेचर ऑफ फिजियोलॉजी ड्रिवन पाथवेज एंड इन सिलिको प्रिडिक्टेड बायोएक्टिव प्रॉपर्टीज। सो हाँ, बायोएक्टिव प्रॉपर्टीज वहां पर हैं, जो कि 14 जनवरी 2021 का था। जनरल थी द नेचर साइंटिस्ट साइंटिफिक, सॉरी। ठीक है। एक सेकंड पेपर था कमाकोटी ने जो दिया था, उन्होंने बोला कि बेनिफिट्स ऑफ काउ यूरिन के ऊपर उन्होंने लिखी थी, जो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च जो है पब्लिश की गई थी 2017 में।
और 2022 में भी भोजरोज सिंह, ठीक है, इन्होंने, ये एक रिटायर्ड एपिडेमोलॉजी है, ठीक है, इन्होंने इंडियन मेट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में एक स्टडी की थी जिससे पता चला कि देर इज अ अनडिजायरेबिलिटी ऑफ ह्यूमंस कंज्यूमिंग काउ यूरिन, ठीक है। सो ये सब चीज़ों के बाद अब हम देखते हैं क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है या नहीं। सो रिसर्च का बेसिस यही रहा था कि द साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट काउ यूरिन में हैव एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, ठीक है, उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है। स्टडीज की जो कंट्रोवर्सीज है वो ये है कि वहीं पर पीयर्स उनके जो रिव्यू करके आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि द साइटेड प्रोपोनेंट्स इंक्लूडिंग those from prestigious journals, however there is significant skepticism and criticism for the scientific community। उन्होंने बोला कि आप सच में क्या, आप क्या ही खोज रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि गाय के यूरिन में जो है आपको एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज मिलेंगी, आपको और कुछ नहीं मिला ढूंढने के लिए। ऐसा साइंटिफिक कम्युनिटी में जो है आपस में तकरार बनी हुई है। हिस्टोरिकल यूजेस की बात की जाए तो सदियों से हमारे यहाँ तो चलता ही है ना, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में यूज किया जाता है इंडिया में तो, ठीक है। इसके ऊपर एक वैलिड ओपिनियन हालांकि बनता रहता है, जैसे कि बहुत ही रिसर्च जो है वो बोलते हैं कि इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, और वहीं पर बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये जो फाइंडिंग्स है दिस आर नॉट कंक्लूसिव एंड शुड बी इंटरप्रेटेड कॉशियसली। इनका मतलब जो है बहुत ध्यान से निकालना चाहिए, ये नहीं कि बस एक पहलू समझा कि हाँ अच्छा है और बस सब कुछ अच्छा है। सो अच्छा होना और सब कुछ अच्छा होने में फर्क होता है। बिकॉज उन्होंने बोला कि देर आर हार्मफुल इफेक्ट, जैसे कि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होता है अगर काउ यूरिन में, तो वो आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है, जो कि बात सही भी है ना। सो देर इज एन ऑनगोइंग scientific investigation and it's crucial to approach such claims with a critical evidence based perspective, ठीक है। हाँ, सो इस द गुलियन बार सिंड्रोम लाइफ थ्रेटनिंग, ये एक बहुत ही चिंताजनक हमारे देश में बीमारी जो है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो गुलियन बार सिंड्रोम आखिर होता क्या है? इट इज एन ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन इम्यून सिस्टम अटैक्स देयर पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है, लीडिंग टू मसल वीकनेस दैट कैन प्रोग्रेस टू पैरालिसिस। सो ये गुलियन बार सिंड्रोम जो है पैरालिसिस का एक रीजन बन जाता है। देयर इज नो क्योर फॉर जीबीएस। देयर आर सम ट्रीटमेंट्स दैट एड इन रिकवरी, बट most people can make a nearly a full recovery। बहुत मुश्किल है कि आपको फुल रिकवरी मिले, बिकॉज ये सिंड्रोम का काम ही ऐसा है। While the cause of the GBS are still not fully understood, in most cases it occurs after a viral or bacterial infection। So ज्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि ये किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद आपको हो सकता है। So, nature of GBS is a rare autoimmune disorder where the immune system mistakenly attacks the peripheral nerves, है ना। So, गलती से हमारा ही शरीर हमारे ही पेरिफेरल नर्व्स को जो है डैमेज कर देता है, जिससे हमारी खुद की नर्व्स में वीकनेस आ जाती है, बॉडी में नम्बनेस आ जाती है और समटाइम्स पैरालिसिस भी हो जाता है। सीवियर केसेस की अगर बात करें तो जीबीएस कैन लीड टू कंप्लीट पैरालिसिस, स्पेशली अफेक्टिंग मसल्स दैट कंट्रोल ब्रीदिंग। अब समझिए अगर आपकी ब्रीदिंग मसल्स में ही अगर पैरालिसिस आ गया तो आप कहाँ ही बचेंगे, है ना। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ क्या है? कैन कोज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस लाइक रेस्पिरेटरी फेलियर, एबनॉर्मल हार्ट रेट, फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर, डिफिकल्टीज इन ब्लैडर, बाउल कंट्रोल। ओके। अर्ली इंटरवेंशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अर्ली इंटरवेंशन ट्रीटमेंट्स आर क्रूशियल, बिकॉज अर्ली इंटरवेंशन कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव आउटकम्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। रिकवरी इससे कैसे ले सकती है? यहाँ पर रिकवरी फुल्ली और पार्शली, मगर फुल्ली ज़्यादातर नहीं देखी गई है, और ये हफ्तों से लेकर सालों तक लग सकते हैं, ठीक है। सो अर्ली साइंस इसमें क्या होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको जैसे अर्ली साइन इसके लगे कि हाँ आपको कुछ नमनेस फील हो रही है शरीर में, ठीक है, आपको शरीर सुन हो रहा है, तो वहीं पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है हाउ आर एवरीडे स्टोव लाइटर्स एबल टू मेक इलेक्ट्रिक स्पार्क्स। सो बेसिक चीजें हैं, है ना, बहुत ही बेसिक बात है कि हमारा जो लाइटर होता है वो कैसे एक स्पार्क जनरेट करता है। बट हेयर कम्स द टेक्नोलॉजी, है ना। सो यूपीएससी को इस तरह के आर्टिकल्स और खासकर उनमें से इस तरह के कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है ना। दे आर फेवरेट, फेवरेट, है ना। कैसी चीजें? जैसे कि पाइजो इलेक्ट्रिक,
तो पाइजो इलेक्ट्रिक क्या होता है? पाइजो इलेक्ट्रिक कुछ नहीं है, बस बहुत सिंपल चीज है। पाइजो इलेक्ट्रिक इज समथिंग दैट गैस लाइटर्स क्रिएट इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, ठीक है। इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके गैस लाइटर्स में जो है ये जनरेट होता है। पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स कैसे होते हैं? दे आर हैमर्स स्ट्राइक्स अ पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, यूजुअली अ टाइप ऑफ क्वार्ट्ज और सेरेमिक्स। इससे क्या होता है वहां पर, अपॉन बीइंग स्ट्रक द क्रिस्टल जनरेट्स अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज। सो लेट अस से एक हमारे पास एक ये पूरी लाइटर की बॉडी है, ठीक है, ऊपर ऐसे, और ये हमारा हैमर है, ये इस पे हिट करता है। जैसे ही हिट करता है इस पे, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है? एक स्पार्क क्रिएट करता है, जिससे हमारा बर्नर में फ्लेम जलना शुरू हो जाता है। सो दिस इज पाइजो इलेक्ट्रिक, ठीक है। दिस इज पाइजो इलेक्ट्रिक। इससे क्या होती है? स्पार्किंग जनरेट होती है, इस चैनल थ्रू अ मेटल इलेक्ट्रोड क्रिएटिंग अ स्पार्क एज इट जम्प्स इन द एयर गैप, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है? इग्निशन, दिस स्पार्क्स, द स्पार्क इज वाइट इग्नाइट इज व्हाट ignites the gas to produce the flame you use to light your stove, ठीक है। Federal Reserve expected to stand pat on rates even as Trump demands cut। तो फेडरल रिजर्व बोल रहा है कि ठीक है भाई, हमारा तो मन नहीं है, आप चाहते हैं फेडरल जो है रेट कट्स किए जाए। तो फेडरल रिजर्व का डिसीजन है, द फेड इज एंटिसिपेटेड टू कीप इट्स की इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड इन द अपकमिंग पॉलिसी मीटिंग। वहीं पर रिसेंट रेट कट के अगर ट्रेंड बताएं तो ये क्या था? द फेड हैज कट इंटरेस्ट रेट्स फॉर 3 consecutive मीटिंग्स, ब्रिंगिंग द रेट टू डाउन टू 4.3% फ्रॉम अ डिक्लाइन डेकेड हाई ऑफ 5.3%। सो पिछले दशक का जो डेकेड हाई था वो कितना था? 5.3% इन्होंने जो है फेड रेट राइज किया था, और अभी उसको डिक्लाइन करके 3 सेशंस में 4.3 पर ला चुके हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या है इसकी बात हमें अगर बात करें तो रिसेंट इकोनॉमिक रिपोर्ट सजेस्ट healthy hiring and progress on inflation supporting the Fed's stance on slowing the pace of rate cut। So हायरिंग दोबारा बढ़ गई और प्रोग्रेस जो है इन्फ्लेशन में होने लग गई है। सो इसीलिए अब जो है रेट कट का जो हमारा फेड का इंस्टांस है उसमें स्लो डाउन हमें दिख रहा है। ट्रम्प की डिमांड क्या है? ट्रम्प बोल रहे हैं कि देखिए भाई, आप जितना जल्दी हो सके हमें फेड रेट जो है कट करके दीजिए, ठीक है, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स देन फेड ऑफिशियल्स, ठीक है। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमें आपसे ज्यादा पता है, ठीक है, हमें मत बताइए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जो हम बोल रहे हैं वैसे कीजिए। फेड का गोल क्या है? द फेड एम्स टू मेंटेन बोरोइंग कॉस्ट्स एट अ लेवल सफिशिएंट टू ब्रिंग इन्फ्लेशन बैक टू देयर 2% टारगेट। सो इंडिया में जैसे इन्फ्लेशन का टारगेट क्या रहता है? 4% प्लस माइनस 2%, है ना। अभी इंडिया की यही है ना आरबीआई की पॉलिसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। वहां पर फेड का जो है इन्फ्लेशन टारगेट कितना है? 2% टारगेट है उनका, ठीक है। इससे बहुत ही सारे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस जो हैं होंगे, और खासकर जो हमारे डेवलपिंग नेशंस होते हैं उनकी इकोनॉमी पर फेड रेट का जो है एक मेजर इम्पैक्ट पड़ के आता है। जैसे रिसेंट में हमारा जो है रुपए की वैल्यू डिक्लाइन भी हुई है ना। इंडिया सेट टू डिच प्राइवेटाइजेशन प्लान्स ऑफ मैनी स्टेट रन फर्म्स, ठीक है। सो इंडियन गवर्नमेंट इज रिवाइजिंग इट्स एम्बिशन प्राइवेटाइजेशन प्लान, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को होल्ड पर रखने की बात की है, ठीक है। डिसाइडेड टू होल्ड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एटलीस्ट 9 स्टेट रन फर्म्स, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि जो सरकार चला रही है कुछ फर्म्स, वो अब इंडिया सरकार ही चलाएगी, ठीक है। की कंपनियां जिसमें अगर बात करें तो मद्रास फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एमटीसी, एनबीसीसी, है ना, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आर अमंग दोज हुज प्राइवेटाइजेशन हैज बीन पुट ऑन होल्ड। इन्हें प्राइवेटाइजेशन में इंक्लूड करने आते, बट अब इन पर एक होल्ड लग गई है। इन्वेस्टमेंट इन स्टेट फर्म्स क्या होगी? India plans to invest approximately around $1.5 billion in financial rescue package for 2 state-owned firms, ठीक है। Pawan Hans, the helicopter operator Pawan Hans will receive $230 million to $350 million for modernizing its fleet following 4 failed attempts to sell the company, ठीक है। सो यहाँ पर एक कंपनी को कई बार उन्होंने बेचने की कोशिश करी बट नहीं बिक पाई, सो अब इसमें मॉडर्नाइज करने के लिए यहाँ पर पैसा जो है दिया जाएगा। स्टील प्रोड्यूसर रिवाइवल, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस $1.3 billion प्लान टू रिवाइव डेप्ट लेडन स्टील प्रोड्यूसर राष्ट्रीय इस्पात निगम, RINL, ठीक है। सो RINL को दोबारा इतना पैसा देंगे और इसको रिवाइव करेंगे। शिफ्ट किया जाएगा स्ट्रेटजी, दिस मूव रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट focusing on reviving and making state-owned firms profitable rather than privatizing them।
सो देखिए कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इफेक्ट ये आया है इंडियन, बिकॉज रिसेंट इलेक्शंस ने जो है इंडिया को, खासकर इंडिया की ऑनगोइंग गवर्नमेंट को एक मैसेज दिया है जिसको उन्होंने समझने की कोशिश की है कि ठीक है प्राइवेटाइजेशन को शायद हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। सो उनका चेंजिंग प्रायोरिटी जो है इससे हमें पता चलती है, ठीक है। Okay, so Trump's focus on American greatness puts spotlight on little known panel। ये हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है और अभी हम देखने वाले हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि जो ये नॉर्थ अमेरिका की टॉलेस्ट पीक देनाली थी, इसका नाम दोबारा से माउंट मैकिनली किया जाएगा। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने जो है पार कर दिया है, ठीक है, और इसका नाम वापस से मकिनली जो है उन्होंने कर दिया है, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात की जाए तो द पीक वाज ओरिजिनली नेम्ड माउंट मैकिनली। इसका ओरिजिनल नाम माउंट मैकिनली ही रखा गया था आफ्टर द प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली हु हैड नेवर विजिटेड अलास्का। ठीक है, ये अलास्का कभी गए ही नहीं थे। सो प्रीवियस चेंज 2015 में आया जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इसका नाम दिनाली कर दिया, ठीक है। द ट्रेडिशंस ऑफ अलास्का नेटिव्स एंड द प्रेफरेंस ऑफ मैनी अलास्कन्स, ठीक है। सो बिकॉज अलास्का के लोग इसको इसी नाम से जानते थे। सो कंट्रोवर्सी क्या हुई कि एक मिक्स्ड रिएक्शन आया अलास्का और पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, ठीक है। एक दूसरे को उन्होंने जो अपोज किया, एम्फेसाइज किया कि कल्चरल सिग्निफिकेंस है हमारी, ठीक है, दिनाली। एडिशनल चेंजेस उन्होंने और किए हैं। अलोंगसाइड दिस ट्रम्प आल्सो अनाउंस्ड प्लान्स टू रीनेम द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द गल्फ ऑफ अमेरिका, ठीक है। सो इन्होंने प्लान ये भी बोल दिया है कि अब हम गल्फ ऑफ मैक्सिको गल्फ ऑफ अमेरिका बोलेंगे भाई, हमें नहीं जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको बोलना है, बिकॉज मैक्सिकन्स को तो उन्होंने बोल दिया कि अब हमारे पास कोई भी आउटसाइडर आएगा नहीं, और चुन चुन कर उन्हें जो है बाहर करने की उन्होंने बात की है ना। सो ये कुछ इस तरह का आज हमारा जो है एक्सप्लेनेशन था। आई होप कि आपको सभी आर्टिकल समझ में आए हो, क्रिस्प और डेटा जो आपको हमने प्रोवाइड किया है आपको फायदा दे, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा डिस्कशन होता है खत्म, और हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ दूसरे आर्टिकल के डिस्कशन के साथ, है ना। ओके, थैंक यू।